बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री 2007 एनईडी पास पेपर्स को सॉल्व करेंगे। 2005 और 6 हमने कर लिया है। 18 की भी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। होप्स हो कि आपने वहाँ पर देखा हो और आपको आइडिया, मैंने इसलिए पहले दो पास पेपर्स एंड के कराए ताकि आपको आइडिया हो कि 2005, 6, 7 में जो हम हिंट आपको दे रहे हैं वही आगे के ईयर्स में भी आपके पास एमसीक्यूज़ आए हुए हैं। तो सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करना नहीं है। एमसीक्यू सॉल्व तो आप खुद भी कर सकते हैं क्योंकि पास पेपर्स में सवाल इतने आसान आए हुए हैं, लेकिन असल चीज़ है कि उन पास पेपर्स के साथ जो हिंट मैं आपको देता जा रहा हूँ ये अहम है बनिस्बत इस पास पेपर के आंसर्स के। वो हिंट के ज़रिए से आपका पेपर ज़्यादा आसानी से सॉल्व होगा एज़ कम्पेयर टू इन सॉल्यूशंस को याद करने से बेहतर है हिंट्स याद रखो। और बाकी ये तो सॉल्व करते जा रहे हो, ये तो वैसे भी सीखते जा रहे हो, तो इनको तो वैसे भी याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो खुद ब खुद याद होते चले जा रहे हैं। तो एमसीक्यू नंबर 1 की तरफ चलेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। पीछे ही पेज में हमारे पास लिखा हुआ है 2006 का सॉल्यूशन और 23 उसमें एमसीक्यूज आया था, जो कि इसमें पहला एमसीक्यूज आया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, HF, HCl, HBr या HI। तो वी ऑल नो कि HI जो है ना उससे बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, उसकी बॉन्ड एनर्जी कम होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस उसका कम होता है, इसीलिए वो आपके पास स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कंसीडर किया जाता है। तो विच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? HI इज द स्ट्रॉन्गेस्ट हेलोजन एसिड। ठीक है, हेलोजन के जो एसिड होते हैं या हैलाइड एसिड उसमें HI सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया? ऑप्शन नंबर डी इज़ योर राइट आंसर। एमसीक्यू नंबर 2, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? सारे हेलोजन दिए हुए हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और सोडियम। तो बेटा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दुनिया का सबसे ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट होता है बेटा वो होता है फ्लोरीन। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज फ्लोरीन। सो एमसीक्यू नंबर 2 का आंसर क्या हो गया? फ्लोरीन हो गया। ठीक है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी आपने याद रखनी है, वो होती है 4, जो कि मैक्सिमम वैल्यू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो इसलिए एमसीक्यू नंबर 2 का ऑप्शन ए दुरुस्त हो गया। एमसीक्यू नंबर 3, मार्च गैसेस। मार्च गैस बेटा, हम मीथेन गैस को मार्च गैस कहते हैं। ठीक है, और नेचुरल, इसी तरह से आपने नेचुरल गैस से क्या करना है, चैप्टर नंबर 6 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पता होना चाहिए नेचुरल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, जिसमें मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है और थोड़े से अमाउंट में कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है, जो कि आपकी किताब में मेंशन नहीं है। एक चीज़ ये कि उसकी परसेंटेज भी आपको पता होनी चाहिए, 94.60%। अब उसको आप अगर देखें तो 1.05%, 0.28%, ठीक है, 0.17%, 3.88% और 0.02%। ये इनकी परसेंटेज के लिहाज से मैंने आपको बताया, तो परसेंटेज भी आपको पता होनी चाहिए। सो मार्च गैस हम किसको बोलते हैं? CH4 को हम कहते हैं बेटा मार्च गैस। तो ऑप्शन ए दुरुस्त हो गया। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 4, सब्सटेंस विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला आर कॉल्ड। वो सब्सटेंस जिनका स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, तो वो क्या होता है बेटा? आपके पास एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, ये आइसोमर्स की डेफिनेशन है, 1 नंबर का पोर्शन है। आइसोमर का टॉपिक 1 नंबर के लिए आएगा। 2 एलिमेंट दे दिए जाएंगे, उसमें बोला जाएगा जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज मशहूर ज़माना, या कोई भी आपके पास एल्कोहल और ईथर दे दिया जाएगा, या एल्डिहाइड कीटोन कोई भी दे दिया जाएगा सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला। बोला जाएगा ये कौन से आइसोमर्स है, तो वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स आपके पास होंगे। ठीक है, तो आइसोमर्स का टॉपिक आपने करना है। फिर आपसे ये पूछेंगे कि जो ईथर होता है उसमें कौन सा आइसोमर एग्जिस्ट करता है। तो ईथर में आपके पास जो है ना बेटा सबसे लास्ट वाला जो मेटामर्स है वो एग्जिस्ट करते हैं उसके अंदर। ठीक है, और भी कुछ कंपाउंड्स जिसमें मेटामर्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, हो गया। तो आइसोमर्स हो गया इसका आंसर। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स आर कॉल्ड आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। सो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। एमसीक्यू नंबर 5, a solution has one exponent -3 protons concentration per liter, what is the pH of the solution? तो बेटा pH का फॉर्मूला होता है pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग H प्लस आइन कंसनट्रेशन। एनईडी के बच्चों को वैसे भी न्यूमेरिकल के अंदर कैलकुलेटर अलाउ होता है, विदाउट कैलकुलेटर भी इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। माइनस लॉग H प्लस आइन यानी प्रोटॉन की कंसनट्रेशन दी हुई है 1 एक्सपोनेंट -3। तो जब एक्सपोनेंट -3 है तो इसका आप जब लॉग निकालेंगे 1 एक्सपोनेंट -3 का, तो इसका आंसर आएगा 3। तो pH का आंसर हो गया सिंपल 3। अगर यहाँ 2 या 3 या 4 एक्सपोनेंट -3 होता तो फिर 3 आंसर नहीं आता, फिर कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ती। लेकिन 1 एक्सपोनेंट -2 होगा तो pH का आंसर 2 आएगा, 1 एक्सपोनेंट -4 होगा तो pH का आंसर 4 आएगा, 1 एक्सपोनेंट -1 होगा तो pH का आंसर 1 आएगा। 1 के साथ एक्सपोनेंट जो भी होता है pH का आंसर वही होता है। pOH 14 में से माइनस कर देंगे, तो इसका आंसर क्या हो गया बेटा आपके पास कि pH की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। सो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, pH की वैल्यू हो जाएगी 3। क्वेश्चन नंबर 6,
विच वन इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल। अगेन देखो बार बार यही सवाल पूछा जा रहा है। पोलर मॉलिक्यूल H2O पोलर होता है, CH4 भी पोलर होता है क्योंकि डिसिमिलर एलिमेंट्स के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। फ्लोरीन मॉलिक्यूल नॉन पोलर होता है, F2 इज नॉन पोलर कंपाउंड। So which one is non-polar? F2 is a non-polar compound. So option B is your right answer. जनरल फार्मूला ऑफ एल्डिहाइड। अगेन बेटा जनरल फार्मूला ऑफ एल्डिहाइड बार बार पूछा जा रहा है। मैंने आपको 2006 में भी बोला, 5 में भी बोला, दोबारा बोल रहा हूँ। जनरल फार्मूला एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर्स, अल्कोहल और अल्काइल हैलाइड का करके जाएं। आपका ये एमसीक्यूज और आएगा ज़रूर और सॉल्व भी हो जाएगा इंशाल्लाह। एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला क्या होता है? आर सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एच। और अगर सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड को बोले तो फॉर्मल्डिहाइड में आर की जगह एच होता है, सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एच। लेकिन ये वाला पोर्शन मौजूद होना चाहिए, ये वाला पोर्शन मौजूद होना चाहिए। तो आर सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एच, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। 7 का हो गया ऑप्शन डी, आर सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एच। ये हो गया एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला। When volume and pressure of a given mass of gas is inversely proportional to each other at constant temperature। 2005 में ये सवाल आ चुका है कि जब टेम्परेचर, और मैंने बोला अभी है कि आप लोगों को लॉस जो है कैसे करने हैं, उसके मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, उसकी स्टेटमेंट, उसका रिलेशनशिप डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उसका ग्राफ में लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्ट्रेट होगा, कर्व होगा, शेप क्या होगी ग्राफ की, ठीक है, ये और कांस्टेंट और मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन और उसके रिलेशनशिप, ये अगर आपको पता होगा तो आप कोई भी जो है लॉस तो आपकी पूरी किताब में लिखा हुआ वो आप कर सकते हैं। तो वॉल्यूम और प्रेशर इनवर्स रिलेशनशिप में होगा जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, तो ये बॉयल्स लॉ है। तो 8 का आंसर हो गया बेटा बॉयल्स लॉ, ठीक है। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। 9th एमसीक्यू, रेट ऑफ रिएक्शन इज अफेक्ट ऑन अ फॉलोइंग फैक्टर। अगेन यही वही वाली बात है कि रेट ऑफ रिएक्शन किन किन चीज़ों से आपके पास जो है ना वो इफेक्ट होगा, एक्सेप्ट सरफेस टेंशन, सरफेस एरिया, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ा दो आपके पास जो है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, सरफेस एरिया बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, सरफेस टेंशन बढ़ाने से सरफेस टेंशन का कोई इफेक्ट नहीं होता आपके पास किसके ऊपर बेटा, सरफेस टेंशन का कोई इफेक्ट नहीं होता किसके ऊपर, रेट ऑफ रिएक्शन पर। सो सरफेस टेंशन का कोई इफेक्ट नहीं होता सरफेस टेंशन का किसके ऊपर बेटा, सरफेस टेंशन हैज नो इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। सो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 रिएक्ट्स विद 20 ml ऑफ 0.5 मोलर NaOH। इसमें सिंपल फार्मूला लगना है बेटा। 10th एमसीक्यू में एक सब्सटेंस है एसिड जिसकी मोलैरिटी गिवन है, उसका वॉल्यूम गिवन है, और दूसरा सब्सटेंस है बेस, ठीक है, उसकी मोलैरिटी आपको जो है ना बेटा गिवन है और उसका वॉल्यूम आपको जो है ना दिया हुआ है। तो असल में आपसे V1 पूछा है कि कितना वॉल्यूम ऑफ एसिड आपको डालना पड़ेगा, तो 0.5 मोलर है उसकी मोलैरिटी, ये हो गया उसका V1। M2 उसकी दूसरे वाले जो बेस है उसकी मोलैरिटी क्या 0.5 मोलर उसकी भी है, और उसके लिए जो वॉल्यूम है दैट इज़ 20। तो 0.5 से 0.5 कैंसिल हो गया, V1 इज इक्वल्स टू 20 ml। तो इसका आंसर क्या हो गया बेटा 20 ml। ऑप्शन ए इज़ योर राइट आंसर। ये सवाल भी आपसे जो है ना आगे 2018 में पूछा जाएगा, ठीक है, और बीच में जो ईयर्स है उस पर भी आया हुआ होगा। Two gases A and B are densities 0.065 and 1.054 respectively. The ratio of rate of diffusion of gases। देखो 2005 में N2O4 उसका दिया था, उसमें जिसका मॉलिक्यूलर ज़्यादा था उसकी डेंसिटी का, उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा था, जिसका मॉलिक्यूलर मास कम था उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा था। उस वक्त मैंने बताया कि उसका रिलेशनशिप देखो, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखो, और इसका आपको ये कैलकुलेशन ये वाली आनी चाहिए, डेंसिटी भी और मॉलिक्यूलर मास के लिहाज से भी। यहाँ पर आपको दिया है कि ए और बी के जो डेंसिटीज़ हैं, ए की डेंसिटी कितनी है 0.065 और बी की डेंसिटी आपको दे दी है 1.04। रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन निकालना है, तो मैं इसको करूँगा बेटा R1/R2। तो इसको मैं लिखूँगा बेटा RB/RA इज इक्वल्स टू √DA/DB। मैंने बताया था मॉलिक्यूलर मास जो है ना ऊपर वाली जो गैस है इसका बड़ा होना चाहिए और नीचे वाली गैस का मॉलिक्यूलर मास स्मॉल होना चाहिए। ऊपर जो आप वैल्यू रखेंगे उसकी डेंसिटी ज़्यादा होना चाहिए, नीचे वाली की डेंसिटी कम होनी चाहिए। तो ऊपर रखा आपने 1.04, उसको पहले डिवाइड करें 0.065 से, फिर उसका स्क्वायर रूट लें। 1.04 डिवाइड बाय 0.065 क्या आया है 4।
4/1 आ गया मतलब, तो RB/RA क्या आया है। अभी आप लोग जवाब यहाँ पर गलत दे सकते हैं। आपसे पूछा है टू गैसेस ए एंड बी डेंसिटी इज दिस द रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस, तो इन्होंने डाटा गैस ए का पहले दिया था, बाद में गैस बी का दिया था, तो आपको आंसर भी यही देना है, आपको RA/RB बताना है, RB/RA तो आपने सॉल्व किया है, लेकिन बताना RA/RB है, जिसका आंसर क्या हो गया 1/4, जिसको आप 1/4 भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया बेटा। अब मज़े की बात है इन्होंने क्या किया, 5:1 दिया, 3:1, 3:1, 4:1। बेसिकली यहाँ पर जो ऑप्शन बी था ना बेटा, इस ऑप्शन बी में था आपके पास 1:4, जो कि यहाँ पर टाइपिंग एरर है, सही है। लेकिन इधर अभी जो गिवन ऑप्शन है उसका 4:1 आपके पास लिखा हुआ है, तो अभी हम इसको 4:1 पर टिक आउट कर देंगे, लेकिन असल जो पेपर था उसमें यहाँ पर 1:4 था ऑप्शन बी में, ये टाइपिंग एरर है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 11 जो है बेटा आपके पास, इसका आंसर अभी मैं यहाँ पर सी लगा रहा हूँ, जो कि असल में क्या है आपके पास, अभी यहाँ पर सी जो है वो है 4:1। अगर 1:4 मिल जाता तो हम 1:4 पे लगा देते। सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये क्या बदतमीजी है, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट को हम KSP से रिप्रेजेंट करते हैं। कौन सा ऑप्शन दुरुस्त हो गया, ए। सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट की डेफिनेशन, द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस ऑफ द पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट या पार्शियली आयोनिक कंपाउंड इज कॉल्ड KSP। डेफिनेशन याद होनी चाहिए और इसकी यूनिट भी। अब देखो 2006 के अंदर वाटर गैस की हिंट दी थी, हाइड्रोजन गैस की कैलकुलेशन थी। अब यहाँ पर वाटर गैस क्या है बताओ, ये तो बच्चे बच्चे को पता है, हाइड्रोजन गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के मिक्सचर को हम बोलते हैं। तो 13 का आंसर हो गया डी, हाइड्रोजन गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिक्सचर क्या कहलाता है, वाटर गैस। अब 14 हम देखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ वर्ड्स रिएक्शन इज CH3I2+ 2Na। बेटा वर्ड्स रिएक्शन इंतहाई अहम रिएक्शन सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का हर बच्चे को पता होता है कि अगर आपने वर्ड्स रिएक्शन में 2CH3I लिया है, 2 सोडियम से रिएक्ट कराना पड़ेगा, ये CH3 और CH3 आपस में रिएक्ट हो जाएगा और क्या बनेगा 2NaI फॉर्म होगा। तो क्या बना C2H6 फॉर्म हुआ। तो C2H6 आपके पास ऑप्शन ए में ही दिया इन्होंने, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है वर्ड्स रिएक्शन का प्रोडक्ट। अगर आपने यहाँ पर ये लिया है मिथाइल आयोडाइड लिया है, जितना लेते हो उसका डबल बनता है, और इवन नंबर ऑफ अल्केन फॉर्म होती है, ऑड नंबर कभी भी नहीं बनता। कॉल्बीज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में भी इवन नंबर ऑफ अल्केन बनेगी, ऑड नंबर ऑफ अल्केन नहीं बनेगा। तो इसका आंसर हो गया C2H6, ऑप्शन ए दुरुस्त हो गया। 15 मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ज़ाइलिन, 2005 में पूछा मॉलिक्यूलर फार्मूला ज़ाइलिन का, C6H4CH3 होगा। C6H4CH3 2 होना चाहिए। इसको ओपन करके देखते हैं, तो ये हो गया C6H4C2H6, यही होगा। और अगर मैं इसको कर दूं C6H5C2H5 तो भी दुरुस्त हो जाएगा, गलत तो नहीं होगा ना। मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख रहा हूँ, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ C8H10, ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ। मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा है ना, स्ट्रक्चरल थोड़ी पूछा है जिसमें आप नहीं चेंज कर सकते। मॉलिक्यूल में तो कुछ भी हो सकता है। तो अगर कभी भी इस तरह का हो ना जिसमें डायरेक्ट मैच नहीं कर रहा हो, तो फिर देखा करो कि आपके पास जो है ना फार्मूला कौन सा मैच कर रहा है मॉलिक्यूल्स के लिहाज से, ठीक है। तो C6H5C2H2 ये ऑप्शन दिया गया है, सही है भाई। C2H5 C6H5C2H5, ठीक है भाई, समझ आ गई बात। ऑप्शन डी जो राइट आंसर। 16 का देख लेंगे, अगेन भाई पुरानी सड़ी हुई चीज़, सुक्रोज इस फॉर्म बाय, अभी आया था 2006 में। सुक्रोज किससे मिलके बनता है, बोला है 3 चीज़ों को याद कर लो, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो ऑप्शन कौन सा दुरुस्त हो गया, ए। 17 when salt and water form by a chemical reaction, this reaction is called neutralization reaction। डेफिनेशन है ना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। 18 Al+3 आयन हैज़, अल्मोनियम जो होता है ना बेटा उसके पास टोटल होते हैं 13 प्रोटॉन और न्यूट्रल कंडीशन में उसके पास होते हैं 13 इलेक्ट्रॉन। जब उस पर चार्ज आ गया +3 मतलब उसने 13 में से 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, तो कितने बचेंगे
10 इलेक्ट्रॉन। सो अल्मोनियम प्लस 3 आयन कंटेन्स कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। इस तरह के एमसीक्यूज आएंगे। तो दूसरी स्पीशीज दी जाएगी जिसका माइनस चार्ज होगा या प्लस चार्ज होगा, तो एक्चुअल चार्ज में आप ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर का ये नहीं पूछा कि एसिडिक मीडियम में क्या होगा, न्यूट्रल मीडियम में क्या होगा, आपका बेसिक मीडियम में क्या होगा, आपसे पूछ रहा मिथाइल ऑरेंज दिखने में कैसा होता है, तो रेडिश ऑरेंज होता है या ऑरेंज रेड। तो ऑप्शन बी 19 का ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, ऑरेंज रेड। और ये 10 इलेक्ट्रॉन कौन सा ऑप्शन ठीक था, ऑप्शन ए। 20 देखते हैं, what volume of 400 ml sample of gas at 760 torr pressure occupy when a pressure is changed to 280 m। आपसे पूछ रहा है, सिंपल ये रिलेशनशिप है बेटा, मैं यहाँ पर कर दूँ P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, ये रिलेशनशिप है। आपको कह रहे हैं कि वॉल्यूम जो है गैस का वो है 400 ml, सही है, और उसका जो प्रेशर है बेटा वो है 760 टॉर। जब हम उसका प्रेशर चेंज करके कर देंगे 280 m, उसका वॉल्यूम क्या होगा, नहीं कर सकते इसको सॉल्व ऐसे, क्योंकि आपके पास ये जो प्रेशर है ये किस में दिया हुआ है, एटीएम में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है, एटीएम में। तो दो यहाँ पर V1 और V2 दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, और इसी तरह से P1 और P2 की यूनिट सेम होनी चाहिए। तो P1 किस में दिया हुआ है, टॉर में, और P2 किस में दिया हुआ है, एटीएम में। तो आसान तरीक़ेकार यह है कि P1 760 टॉर है, 760 टॉर 180 m के बराबर होता है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि प्रेशर P1 दिया 180 m मल्टीप्लाई बाय 400 इज इक्वल्स टू 2। तो सिंपल हो जाएगा, 2 1 2 2 2 4 2 0 0 200 ml आ गया इसका आंसर। तो V2 कितना हो गया, 200 ml। अब इस तरह का सॉल्यूशन पहले भी आया हुआ पास्ट ईयर में। बड़ी बात है, बॉयल्स लॉ से 2 MCQs इन्होंने दे दिए। सो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, 200 ml। 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड ग्रुप प्रोवाइड्स द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द बॉडी पर डे। अगर यहाँ पर ये पूछना ना विच ऑफ द फॉलोइंग फूड विल प्रोवाइड द मैक्सिमम एनर्जी, तो इसका आंसर होता है फैट। लेकिन डेली बेसिस पर हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा होता है, या इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है, तो बेटा वो है कार्बोहाइड्रेट। विच वन इज बिलोंग्स टू अल्केन फैमिली, और पहला ही ऑप्शन नज़र आ रहा है CH4, अल्केन फैमिली से बिलोंग कर रहा है, पहला मेंबर होता है। 23, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट इन HF में, तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। NaH आयोनिक हाइड्राइड है, आयोनिक बॉन्ड होगा। H2S कोवेलेंट बॉन्ड होता है। NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव कब बनेगा, NH3 जब H प्लस आइन के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। NH3 जब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है H प्लस आइन के साथ और अपने पर चार्ज ले आता है पॉजिटिव, तो इस कंडीशन में वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर चुका होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, NH4 पॉजिटिव के अंदर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है, ऑप्शन डी। 24 देखेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ 807.30, 807.30, 1 2 3 4 5 सारे सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट फिगर्स रूल के अकॉर्डिंग ये सारे सिग्निफिकेंट है। वैल्यू अगर लार्जर देन 1 हो तो पॉइंट के आखिर वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट काउंट होता है। तो और इज इन द मिडल ऑफ नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट, जीरो जब नॉन जीरो डिजिट के दरमियान में होता है वो भी सिग्निफिकेंट होता है। तो 1 2 3 4 5 5 हो गए सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो 24 का आंसर हो गया 5, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। लाइन स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आइंस या ऑल ऑफ दीज। लाइन स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एटम, लाइन स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मॉलिक्यूल और लाइन स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम आइंस। बताइए, एटम्स, एटम मॉलिक्यूल की फॉर्म में चला गया है, उसने सारे अपने अनपेयर इलेक्ट्रॉन को पेयर कर लिया, अब इलेक्ट्रॉन की जंपिंग नहीं होगी। आइंस में जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन थे वो लॉस हो गए, या जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन थे वो गेन करने के बाद पेयर की फॉर्म में चले गए, तो लाइन स्पेक्ट्रम नहीं शो करेगा आइन, कौन शो करेगा, एटम शो करेंगे। ऑप्शन ए, ठीक है बेटा। तो 2007 हमारा यहाँ पर आगे सॉल्व हो गया, और इस तरह से बेटा आप लोगों का 2005 6 7 हमने सॉल्व करा दिया। 18 और 18 19 20 उधर से सॉल्व हो चुका है। आई होप सो कि समझ आ गई होंगी चीज़ें। कोई मसला है, कोई परेशानी है तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप लोग और मज़ीद क्लासमेट जो आपके साथ हैं जिन्होंने पास पेपर अब तक सॉल्व नहीं किया तो काइंडली उनके साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, एफर्ट लगती है इस काम को करने में। और अगर न्यू मेंबर्स हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।